दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिएगा मित्र, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमारी शाम की क्लास प्रैक्टिस क्लास चल रही है स्पेशल आर ओ के लिए। इसमें आपको क्वेश्चन वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उनकी पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद में आपकी रेगुलर क्लासें जो होती हैं वो चलती रहेंगी और कंप्यूटर की क्लास भी आपकी स्टार्ट कर दी गई है स्पेशल 9 बजे। तो सभी लोग उस क्लास में ज़रूर जुड़ा करें और उस क्लास को शेयर ज़्यादा करें, ठीक है? तो जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग भी जुड़ गए हमारे साथ में वो लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे और इसके बाद में 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलिएगा। तो देखिएगा, पहले लिखा क्वेश्चन है आपके साथ में 30 क्वेश्चन कल हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारे साथ 31वां क्वेश्चन है। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? तो याद रखो, भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? तो पुर्तगाली लेकर के आए थे, ना यूनान लेके आए थे, ना ही ब्रिटेन लेकर के आए थे। फिर बाद में लिखा हुआ है कि आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय बालू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। मतलब पटना में केंद्रीय बालू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया? देखिए, क्वेश्चन लिखा है आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान स्थापित किया गया था। मतलब 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, जबकि इसे किस वर्ष शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया ये आपसे पूछा गया था। मतलब इसे शिमला में किस वर्ष ले जाया गया, क्योंकि वर्तमान में आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका शिमला में बना हुआ है। तो याद रखिएगा, ये अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके 1956 में शिमला में स्थापित कर दिया गया था। ना तो 51, ना ही 54 और ना ही 65 में इसको स्थापित करने का काम 1956 में कर दिया गया था। क्वेश्चन बहुत डेंजर है भाई साहब, आंसर आपको जितने आए उतने दीजिएगा। लिखा, भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? मतलब भारत किसके उत्पादन में पूरी तरह से आत्मनिर्भर है ये आपको बताना। क्या भारत पेट्रोलियम के उत्पादन में है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या भारत आपका उर्वरक में है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या भारत खाद्य तेल में है? तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत जो है वो खाद्यान्न वाली फसलों में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है। मतलब गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा वगैरह ये खाने वाली जो फसलें होती हैं इनके उत्पादन में भारत जो है वो सबसे अग्रणी राज्य आगे आपका देश है। क्वेश्चन लिखा, भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है? मतलब भारत में जो रबड़ है उसकी प्रति हेक्टेयर कितनी उत्पादन क्षमता है ये आपको बताना था। क्या 1143 किलोमीटर है? हाँ भाई साहब, तो इसकी 1143 केजी जो है वो आपकी प्रति हेक्टेयर उपज है। भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज जो है वो 1143 केजी है। कितनी है? तो 1143 केजी है। फिर इसके बाद में लिखा हुआ, भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? तो याद रखिए, पहले लिखा है 100% या 100% कह सकते हैं, 90% से अधिक। तो याद रखिए इसका आंसर जो बनेगा वो 90% से अधिक जो है वो प्राकृतिक रबड़ की मांग को घरेलू उत्पादन पूरा करता है। मतलब 90% से अधिक जो है वो भारत में घरेलू रबड़ ही क्या करती है? उत्पादन, वहाँ पर उत्पादन को पूर्ति कर देती है। फिर लिखा हुआ है पीली क्रांति संबंधित है। तो लिखा हुआ है पुष्प उत्पादन से, तो भैया ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लिखा मछली उत्पादन से, ये भी नहीं हो सकता। फिर लिखा गेहूं उत्पादन से, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? तोरिया सरसों के उत्पादन से। तो आपका सी नंबर सही है।
फिर लिखा हुआ है 37 नंबर की खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिए खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा मतलब खाद्यान्न श्रृंखला क्या उत्पादन से संबंधित है? क्या कृषि निर्यात से संबंधित है? खाद्यान्न श्रृंखला पूछा है। लिखा हुआ खाद्यान्न सब्जी और फलों को सड़ने से बचाने के लिए खाद्य श्रृंखला क्रांति का संबंध किससे है? आपका किससे? सी नंबर से। फिर लिखा है 38 नंबर में लिखा है बहु प्रतीक्षित नई राष्ट्रीय कृषि नीति में केंद्र सरकार ने अगले 2 दशकों के लिए कृषि में प्रतिवर्ष वृद्धि का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? ये आपसे पूछा गया। तो याद रखो भैया कितना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो क्या 2% या 4% या 6% या 8%? तो इसका आंसर है 4% तक आपका लक्ष्य रखा गया। 38 के बाद लिखा हुआ है 39, जिसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में 39 में कि भारत में फसल बीमा योजना शुभारंभ कब की गई? तो याद रखो भारत में फसल बीमा शुभारंभ कब की जाती है? तो याद रखिए क्या 1945 या 1980 या 1985 या 1988? तो इसका आंसर है 85। तो फसल बीमा योजना जो है वो आपकी शुभारंभ की जाती है 1985 में। सभी लोग क्वेश्चन के जवाब देते रहिएगा और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की जाती है ये आपको बताना था। तो याद रखिए 1997, 1998, 1999 या 2000। तो याद रखिए 1997, 98, 99, 99 और 2000, 2000 और 2001। तो याद रखिए इसका आंसर जो है वो आपका 1998 भी नहीं है, 97 भी नहीं है और 2001 भी नहीं है। यहाँ पर 1999 और 1999 और 2000 जो है वो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत आपकी ये सी नंबर आती है। 40 के बाद लिखा हुआ 41 में किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है? या किस राज्य ने छोटे किसानों को खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की है ये आपको बताना था। क्या आपका राजस्थान सरकार ने शुरू किया? नहीं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया? बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की थी। फिर लिखा हुआ है कि 42 नंबर में लिखा है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? मतलब राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है ये आपको बताना था। यूटीआई द्वारा, एलआईसी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। फिर अब बचा कौन सा आपका? जीआईसी जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो याद रखिए जीआईसी के द्वारा प्रायोजित होती है। 42 के बाद बात करेंगे हम लोग 43 में लिखा है भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? भूमिहीन कृषकों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा कृषकों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तो याद रखो आपका कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है? तो रिलीफ RLEGP कार्यक्रम आपका शुरू किया गया। फिर लिखा है 44 नंबर में कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी आपकी कहाँ पर है? क्या देहरादून में है? बिल्कुल नहीं है। ईटानगर में है? बिल्कुल नहीं है। क्या हैदराबाद में है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो आपकी कहाँ पर है? हैदराबाद में बनी हुई है। जबकि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका नई दिल्ली में, अगर संस्थान पूछता तो नई दिल्ली में, जबकि आपका प्रबंधन अकादमी पूछता है तो देहरादून में। फिर लिखा हुआ ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित था? सिंचाई सुविधा बढ़ाने पर या बाढ़ नियंत्रण पर, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर या प्रचुर मात्रा में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने पर? तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है वो किस पर केंद्रित था?
सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने पर, बाढ़ नियंत्रण पर, या दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर, या प्रचुर मात्रा में अनाजों का उत्पादन बढ़ाने पर। तो याद रखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध ना तो प्रचुर मात्रा में अनाजों से था, ना सिंचाई से था, ना बाढ़ से। तो ये आपका याद रखिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने को लेकर के ये आपका शुरू किया गया था। फिर लिखा हुआ है दुग्ध में अग्रणी उत्पादकों का सही आरोही क्रम कौन सा है। दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा पहला राज्य कौन सा है, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य। तो याद रखिएगा देश की बात कर रहा, देश, राज्य नहीं। तो सबसे पहले आपका चीन आता है या भारत आता है, पहले तो ये बताओ। तो याद रखिए दूध के उत्पादन में भारत सबसे पहले है। तो भारत जब है तो भारत के लिए उसने 2 ऑप्शन टिक करा दिए। देखो एक तो बी नंबर और एक डी नंबर, दोनों में भारत है। फिर क्या यूएसए है या चीन है। तो याद रखिएगा इस कंडीशन में आपका चीन आंसर ना हो करके यूएसए वाला आंसर सही होता है। तो भारत के बाद जो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है वो आपका कौन करता है। तो याद रखिएगा यूएसए करता है। फिर बात करेंगे 47 में लिखा है मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, जिसे मसालों का बगीचा या बागान के नाम से जानते हैं। तो ना तो कर्नाटक को कहते हैं, ना महाराष्ट्र को, ना तमिलनाडु को। इसका आंसर जो सही है वो आपका केरल है। फिर लिखा है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। तो याद रखिए स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है। तो ना तो आपका आग्रंतो उत्पादन से है, ना मधुमक्खी पालन से है, ना आपका रेशम कीट पालन से। उद्यान क्रांति का संबंध जो है वो स्वर्णिम क्रांति से संबंधित होता है। फिर लिखा है 49 में भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकीकरण किस कारण से संभव नहीं है। भारत में कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकीकरण किस कारण से संभव नहीं है। छोटे जोत क्षेत्रों से। तो याद रखिए छोटे जोत क्षेत्रों से नहीं है, बाद बाकी अपनी यांत्रिकरण के अंतर्गत आपका आता है। किसानों, ट्रैक्टरों की कमी है, किसानों की गरीबी है और लोगों की उदासीनता है। छोटे किसान नहीं है, छोटे जोत नहीं है, बड़े बड़े जोत है काफ़ी। फिर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो याद रखिए राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें क्या है, तिलहन। तो ये आपका तिलहन से संबंधित नहीं है। बाद बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं के अंतर आता है, चावल और तिलहन। तिलहन को शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में। फिर लिखा है भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कार्य कृषि में संलग्न है। तो याद रखो 70% या 52% या फिर 65% या 56%। तो याद रखो 52% जो कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि में, मतलब कुल भूमि जो है उसका कितना परसेंट पर कृषि की जाती है। तो 52.7% पर कृषि की जाती है। इसके बाद याद रखिएगा भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। तो याद रखिए कितने परसेंट आबादी है जो कृषि कार्य में संलग्न है। क्या 48% है। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा भारत की आबादी 48% जो है वो आपके कृषि कार्य में संलग्न है। वैसे इसका शायद में 65% आंसर सही है, आंसर दिया नहीं उसमें 65 में। फिर लिखा हुआ है वर्तमान भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितने परसेंट है। 13%। तो याद रखिए इसका आंसर है 13% लगभग में सकल घरेलू उत्पादन का कृषि का क्षेत्र का जीडीपी में योगदान है। फिर लिखा है 1950 और 51 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। मतलब 1950 और 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था। तो ये बताना था 26.1%, 28.1% या 55.4%। तो इसका आंसर जो है वो 55.4% सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान था 1950 और 51 में। फिर बात करेंगे हम लोग 1955 में लिखा भारत में कृषि क्षेत्र में
जीडीपी का कितना प्रतिशत भूभाग पर शोध शोध पर व्यय किया जाता है? तो याद रखो 0.3% आपका व्यय किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए कृषि क्षेत्र में जीडीपी पर कितना परसेंट कार्य शोध में? 0.3%। फिर लिखा है भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो याद रखो अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1968 में, 1967 में, या 1966 में, या फिर 1965 में। तो याद रखो जो आपकी हरित क्रांति आती, तो हरित क्रांति का जो शुरुआत होती है वो 1966 में होती है, वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया। फिर लिखा हुआ है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला था? ये शायद में हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जैसे पूछा मक्का, तो मक्का पे नहीं मिला था। दलहन वाली फसलों पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक परिणाम पड़ा था, जबकि सकारात्मक पहलू के रूप में आपके गेहूं और चावल मतलब खाने वाली फसलों पर पड़ा था। फिर लिखा है निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम नहीं है? तो भारत में विभिन्न राज्यों में असमानता में वृद्धि, भारत में अमीरों और निर्धनों के बीच में असमानता में वृद्धि, खाद्यान्न के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि, मोटे अनाजों में क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसका आंसर सही है डी नंबर, और बाद बाकी आपके ऑप्शन गलत थे। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई? तो याद रखिए जो योजना चलाई गई वो आपकी कौन सी? ना तो ये चलाई गई, ना ये आपकी HYBP योजना मतलब कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए चलाई गई। फिर याद रखिएगा 60 नंबर आपसे पूछा जाता है कि प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है? तो याद रखिए भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है, तो उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजनाओं को विस्तृत योजना बनाई है, उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक को बढ़ाने के लिए, या उन्होंने कृषि मशीनरी में अधिक उपयोग तैयारी करने के लिए, ये भी नहीं है। तो याद रखिएगा उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई है। फिर याद रखिए 60 के बाद लिखा हुआ 61 नंबर, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक ना तो शिव सिंह कैरो को, ना अब्दुल कलाम को, ना इनमें से कोई नहीं, MS स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कहते हैं हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे जिन्होंने हरित क्रांति शब्द दिया था? तो आप सभी लोग जानते हैं हरित क्रांति शब्द को है ना तो MS स्वामीनाथन ने दिया था, ना तो वर्गीस कुरियन ने दिया था, ना नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था। विलियम गॉड ने जो है वो हरित क्रांति शब्द आपका दिया था। फिर लिखा हुआ गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखो गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1960-61 में ये आपका गहन कृषि जिला कार्यक्रम संचालित किया जाता है। 63 के बाद लिखा हुआ 64 में लिखा हुआ गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ किया जाता है? तो 1960-61 ये भी नहीं, 64-65 में ये कार्यक्रम आपका संचालित कृषि की मतलब किया जाता है। गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। 65 में लिखा हुआ भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो याद रखो 1960-61 में, 64-65 में, 66-67 में, या 70-71 में। तो याद रखिए ये ना तो 60-61 में, 64-65 में भी नहीं, ना 70-71 में। तो हरित क्रांति 1966-67 में प्रारंभ की जाती है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी होती है? तो याद रखिए भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी होती है? तो 165 या 174 या 191। तो याद रखिए इसमें प्रति हेक्टेयर उर्वरक जो क्षमता होती है वो 141.30 kg की ज़रूरत होती है। फिर लिखा है कि उर्वरक उत्पादन में भारत विश्व में कौन से नंबर पर आता है? तो याद रखिए भारत चौथे नंबर पर या तीसरे नंबर पर। तो भारत का जो स्थान है वो तीसरा है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान आता है। ठीक है, 67 के बाद बात करेंगे। 68 में लिखा है कि भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक को अपनी कुल खपत का कितने प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन में पूरा करता है? क्या 100%? बिल्कुल भी नहीं।
क्या 94%? तो याद रखिए इसका आंसर जो बनेगा वो आपका 94% बन जाएगा। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी कुल खपत का कितना परसेंट घरेलू हिस्सा क्या करता है, उत्पादन करता है? तो ये आपका 94% करता है। फिर आपका लिखा है भारत में फास्फेटिक उर्वरक को अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? तो याद रखो 40%, 60% या 90% या 82। तो याद रखो इसका आंसर है 82% जो है फास्फोटिक उर्वरक को अपनी कुल खपत का कितना प्रतिशत हिस्सा घरेलू उत्पादन में पूरा करता है? तो 82% रखता है। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आपका कौन सा? 70 नंबर में लिखा है, कह रहे हैं कि कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि विभिन्न किस्मों नाइट्रोजन, फास्फेटिक और पोटेशियम के उपयोग में संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए। भारत के लिए यह मानक अनुपात माना जाता है। यह मानक अनुपात कितना माना जाता है? तो याद रखो इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि 4:2:1 का अनुपात होता है, ना तो 4:2 ना 1:2:3 का अनुपात होता है। तो लिखा हुआ है भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो याद रखो ना तो गन्ना है, ना चना है, ना गेहूँ है, ना इसका आंसर जो है वो चावल प्रमुख खाद्य फसल है। फिर भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है किस बात का? गेहूं का, तिलहन का, तंबाकू का या कॉफ़ी का? तो याद रखो कॉफ़ी भी नहीं, तंबाकू भी नहीं, तिलहन आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में। इसके बाद लिखा हुआ है चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? तो ना कीनिया है, ना चीन है, ना भारत है, आपका श्रीलंका आंसर सही है, जो आपका निर्यात करने मतलब बेचने के मामले में सबसे आगे रहता है। फिर लिखा है विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? तो याद रखो कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? कोलंबिया में, मैक्सिको में या चीन में? तो इसका आंसर है ब्राज़ील, आंसर सही है। फिर लिखा है 75 में विश्व में नारियल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? चतुर्थ या तृतीय या फिर आपका प्रथम और द्वितीय? तो इसका आंसर है तृतीय। विश्व में नारियल उत्पादन में भारत का स्थान तृतीय मिलता है। फिर लिखा है गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? निर्यात के मामले में पूछा, ना कि उत्पादन के मामले में आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा गया दूसरा, 8वां, छठा या चौथा? तो याद रखो निर्यात के मामले में भारत 6वें नंबर का देश है, जबकि उत्पादन में आपका दूसरे नंबर का देश है। बस आपके 3 क्वेश्चन बाकी है और आपके 80 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। और जितने लोग भी पहली बार जुड़ रहे हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, और जितने लोग बाद में वीडियो को देखते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें भाई। लिखा हुआ है भारत प्रमुख आयातक देश है, तो याद रखिए दलहनों में या तिलहनों में या इनमें से दोनों में? आयातक दलहन, तिलहन या इनमें से कोई नहीं, या इन दोनों में? इनमें से दोनों का भारत क्या है? आयात करता है। आयात करने वाला देश है, मतलब इनको खरीदने का काम करता है, दलहन और तिलहन दोनों को। फिर लिखा भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? तो याद रखिए भारत अपने कुल चाय के उत्पादन का कितना हिस्सा निर्यात कर देता है? 20%, 40%, 45 या 50? तो 20% कुल चाय का निर्यात कर देता है। फिर 79 में लिखा हुआ है भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेशों को निर्यात कर देता है? तो याद रखिएगा 40%, 50%, 60% या 70? तो 70% जो है वो कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का 70% विदेश में निर्यात कर देता है, 30% अपने पास कॉफ़ी रखता है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। लिखा हुआ है विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? तो मलेशिया, थाईलैंड या भारत या इंडोनेशिया? तो याद रखिए थाईलैंड जो होता है वो आपका विश्व में पहले नंबर पर आपका स्थान रखता है, तो थाईलैंड इसका आंसर सही है। ठीक है, तो सभी लोग 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग 9 बजे वाली क्लास में मिलेंगे अब कंप्यूटर की क्लास में। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा तेज़ी से, और जो इवेंट बना हुआ है उसका तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि ये निर्धारित क्लासें आपकी कंप्यूटर की और जीएस की ये प्रैक्टिस क्लासें जो चलती हैं वो मिलती रहती हैं, और समय समय पर कई सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको दी जाती है। ठीक है, तो सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।